ये बताएं कि वैश्वीकरण का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा है? पॉलिटिकल साइंस में जितने भी थिंकर्स को पढ़ा है उसमें से किसके विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं महिलाओं के लिए? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है? ये बताएं कि अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? मैडम सर। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए प्रिया। जी थैंक यू सर। ठीक है, बातचीत शुरू करें, अपना परिचय दें। जी सर। सर मेरा नाम प्रिया अग्रवाल है। मैं सतना जिले के बिरसिंहपुर की निवासी हूँ। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरी की है बिरसिंहपुर के, और इसके पश्चात मैंने होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है, और मैंने राजनीति विज्ञान में इसके बाद सर एमए की डिग्री प्राप्त की है, जिसमें मैंने नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। और मैं 2019 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने 19 और 20 दो बार इंटरव्यू के लिए मैं चयनित हुई हूँ। वेरी गुड। तो आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया है, नेट भी क्लियर किया है? सर नेट भी क्लियर। तो ये बताएं कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था? जी सर। और सर एचडी देवगौड़ा जी उस टाइम पे पीएम थे। और आपने अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से पढ़ाई की है? जी सर। वो कब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे? जी सर। सर वो 1998 में सर सॉरी सर 1996 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा। जिसमें शायद उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई थी सर। किस दिन शपथ लिया था? सॉरी सर मुझे डेट याद मतलब देवगौड़ा जी से पहले बने थे या उसके बाद बने थे? सर देवगौड़ा जी से पहले बने थे शायद। ठीक है। और उनसे पहले प्रधानमंत्री कौन था? उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, आप सही बता रही हैं। अच्छा ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस में आपने ये अंतर्राष्ट्रीयकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इंटरनेशनलाइजेशन, और वैश्वीकरण भी पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन। जी सर। क्या फ़र्क है दोनों में? सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वैश्वीकरण की मतलब वैश्विक व्यापार है, उसमें हम विश्व को एक ग्राम में बदलें, कोई भी उसमें प्रतिबंध ना हो, व्यापार में आयात निर्यात मुक्त हो सर, इसे कहा जाता है सर। और अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब सॉरी सर मैं अंतर नहीं कर पा रही हूँ दोनों। कोई बात नहीं। ये बताएं कि वैश्वीकरण का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा है? अब तो लगभग 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया इसको शुरू हुए। जी। और सर वैश्वीकरण से समाज में जो एक अलगाव था पहले, कि अमेरिका के लोग भारत को नहीं जान पा रहे थे उतने अच्छे से, या भारत के लोग अमेरिका को, तो सर वो कनेक्टिविटी बढ़ी है वैश्वीकरण के बाद। जो एक वैश्विक ग्राम की अवधारणा है सर, वो दिखाई देती है अभी हमें, कि कोई भी किसी भी टाइम कनेक्ट है वहाँ की घटनाओं से, विश्व की किसी भी घटना से विश्व का प्रत्येक देश प्रभावित हो रहा है सर। आप लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आती हैं। जी सर। क्या वैश्वीकरण का लाभ पूर्वी मध्य प्रदेश को भी उसी अनुपात में मिला है जितना पश्चिमी मध्य प्रदेश को मिला है? सर अनुपात में सर यदि हम तुलना करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में वैश्वीकरण का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तुलनात्मक रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश इसका कम। इसका मतलब क्षेत्रीय विषमता जो पहले से विरासत मिली थी वो और ज़्यादा बढ़ गई? सर बढ़ने का नहीं बोल सकते कि बढ़ी है, विद्यमान थी, एक क्षेत्र पीछे छूटा है, दूसरा क्षेत्र आगे बढ़ा है। क्या इसी प्रक्रिया ने, मतलब बढ़ती क्षेत्रीय विषमता और सामाजिक विषमता ने नक्सलवाद को एक दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया? सर क्षेत्रीय विषमता, विकास का पिछड़ापन नक्सलवाद का प्रमुख कारण रहा है। जो अपेक्षाएं थी, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसको पूरा ना करवाना नक्सलवाद की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। और सर क्षेत्रीय विषमता, सर इसके यदि बहुत गहराई से समझे इस चीज़ को तो सर क्षेत्रीय विषमता कारण कह सकते हैं इसका, लेकिन सर उनकी अपेक्षाएं पूरा ना होना सर मुझे लगता है। अभी आईएलओ का एक रिपोर्ट आया है जो चर्चा में है पिछले 15-20 दिनों से। जी सर। आया है ध्यान में आपके वो रिपोर्ट? आईएलओ और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कोलैबोरेट करके प्रकाशित किया है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट सर? नहीं, बेरोजगार रिपोर्ट आया है। जी सर। नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है। हाँ सर, इसके अनुसार देश में, सर मैं आंकड़े बहुत अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि देश के लगभग 63% युवा बेरोजगार हैं, और जिसमें से लगभग उनका 83% शिक्षित युवा हैं। शिक्षित लोग हैं। यस सर। तो शिक्षित बेरोजगार लोगों में इतनी बेरोजगारी है, आप कह रही वैश्वीकरण से दूरियां कम हुई है अमेरिकी पश्चिमी देशों से, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि उससे हमारे युवा वर्ग को कोई खास लाभ मिल पाया, खासतौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं? सर शिक्षित बेरोजगारी के बढ़ने का कारण हमारी शिक्षा पद्धति को ना बदल पाना है।
हमारी शिक्षा पद्धति शायद इस अनुकूल नहीं रही कि उनको उस अनुपात में रोजगार उपलब्ध करा सके जिस अनुपात में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। सर, शिक्षित बेरोजगारी का कारण मुख्यतः ये दिखाई देता है सर मुझे। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है प्रिया, ये बताएं कि अभी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? सॉरी, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन में, मतलब इस जीएसडीपी में कृषि का अंशदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो सर 37%, 37.4%। ठीक है प्रिया, धन्यवाद। प्रिया जी, जी मैम। आप मुझे सप्तांग सिद्धांत के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी मैम। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य कौटिल्य ने किया था अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। इसके अनुसार उन्होंने राज्य के साव्यव सिद्धांत इसे कहा जाता है। राज्य को 7 अंगों से मिलकर उन्होंने माना है, जिसके अनुसार राजा की तुलना उन्होंने सिर से की है, और मंत्री, राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग और मित्र और दंड, ये मैम राजकोष, 7 अंग बताए हैं राज्य। ठीक है। और किसको किसके जैसा बताया? राजा को राजा की तुलना सिर से की है, ठीक है, और अमात्य या मंत्री की तुलना उन्होंने कान से, सॉरी मैम, दुर्ग की तुलना उन्होंने पैर से की है, मित्र की तुलना उन्होंने कान से की है, और राजकोष की तुलना मैम भूल गई, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। आप मुझे ये बताइए कि आपको तो मंडला आर्ट बनाना पसंद है। जी मैम। मंडला आर्ट क्या होती है? मैम, मंडला आर्ट एक वैदिक आर्ट फॉर्म है मैम। इसमें जिसका मंडल चित्रकला से ये बना है मंडला। मंडल का मतलब होता है वृत्त या केंद्र। ठीक है। और इसी से आप मुझे फिर ये भी बताइए कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या कहता है, किस वृत्त या केंद्र की बात करता है? जी, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल का अर्थ है राज्यों का समूह। मंडल का अर्थ वहाँ समूह से है। कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में विदेशी संबंधों की व्याख्या करते हैं कि कोई भी राज्य कितने भौगोलिक सीमा के आधार पर, मुख्यतः वो संबंधों की बात करते हैं कि कोई भी राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाएगा। ऐसे वो 12 संघ राज्यों की बात करते हैं, जिसमें 5 सामने के राज्य बताते हैं, पीछे के 4 राज्य, और 2 राज्यों की स्थिति वो समय सापेक्ष बताते हैं। ठीक है। जो पीछे के राज्य बताते हैं उनको क्या नाम देते हैं? यस मैम। सबसे पहले उन्होंने पार्श्व निग्रह, आक्रंद, पार्श्व निग्रह सार और आक्रंद सार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस में जितने भी थिंकर्स को पढ़ा है उसमें से किसके विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं महिलाओं के लिए? मैम, इंडियन थिंकर्स में कोई भी, जिनको भी आपने पढ़ा है, आपके अनुसार, यहाँ पे आपको किसी और की व्याख्या नहीं करनी है, आपके अनुसार आपको लगता है जिनके विचार सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कोई भी हो। मैम, मैं सावित्रीबाई फुले जी को इसमें पाती हूँ। ठीक है, क्यों, ऐसा क्या कहा था उन्होंने? मैम, सावित्रीबाई फुले देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया था। वो देश की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। जब देश में महिला साक्षरता को लेकर जागरूकता ना के बराबर थी, या महिलाओं को पढ़ाना जरूरी भी नहीं समझा जाता था, उस स्थिति में वो स्वयं शिक्षित हुई, महिलाओं का समूह तैयार किया उन्होंने, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। मेरा सवाल है कि किसके विचार सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है महिलाओं के लिए? किसने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया? किसने कहा कि महिलाएं भी उतनी ही सक्षम है? सावित्रीबाई जी ने तो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। यस मैम। कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने उपयोगितावाद पढ़ा है? जी मैम। किसकी थ्योरी है? बैंथम। क्या कहती है? मैम, अधिकतम सुख की अवधारणा से संबंधित है। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? और पॉलिसी मेकिंग में आपको क्या लगता है, आज के समय में पॉलिसी मेकिंग में बेंथम का उपयोगितावाद कितना प्रासंगिक? मैम, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हैं? ठीक है। ये बताइए कि आपने लिप्पन वर्क करना कहाँ पे सीखा? मैम, मैंने मुख्यतः यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से सीखा। बेसिकली ओरिजिनली कहाँ की कला मानी जाती है ये? मैम गुजरात के कच्छ जिले से। ठीक है, तो आपने इसको किया है, बनाए हैं? जी मैम। आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर ये मौका मिले कि आप मंडला आर्ट या लिप्पन आर्ट को घर घर पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो कैसे किया जा सकता है ऐसे? यस मैम। और सबसे पहला, जैसे मैम ये कला मुझ तक पहुँची, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत प्रभावी माध्यम हो सकता है, और जो भी इसके कलाकार हैं उनको पहचान दिलाना। और मैम, मुझे दूसरा माध्यम, हैव यू एवर सीन एनी थिंग जहाँ पर कोई बहुत छोटा आर्टिकल हो जिसपे ये लिप्पन आर्ट बनी हो या मंडला आर्ट बनी हो, कोई वॉच, कोई वॉल पीस, ऐसा कुछ आपने देखा कभी अपने चारों तरफ? यस मैम। मंडला आर्ट का तो मैम हम हर जगह देखते हैं, जैसे हमारे पुराने मंदिर हो गए, वैदिक धर्म में जो श्री यंत्र का प्रयोग किया। प्रिया, ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो सोच है वो
योजनाओं को बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, उनका पहुंचाना यहीं तक सीमित रह गई है। हमने प्रैक्टिकली थोड़ा कम सोच पाते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों की नज़र में आनी चाहिए, और लोगों की नज़र में जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते वो नहीं जान पाएंगे। तो अगर हम छोटे छोटे सैंपल बना के या साड़ीज़ पे उनकी पेंटिंग करके या इस तरीके की छोटी पीसेस बना के प्रमोट करेंगे तो इट विल बी अ बेटर आइडिया। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से इसको प्रमोट किया जा सकता है। हाँ, तो प्रायोगिक सोच मुझे लगता है कि रखनी चाहिए, उससे चीज़ें Yes, बेहतर होती है ना। थैंक यू सर। प्रिया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। यस, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का मतलब है जो हम प्राचीन काल से या परंपरागत रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन को और जल हाइड्रो एनर्जी को शामिल किया जाता है। हाइड्रो एनर्जी आप श्योर हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ही होगी? यस सर, जल ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल किया जाता है। ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से तात्पर्य है जो अभी हाल के ही दशकों में ऊर्जा आवश्यकताओं के रूप में विकसित हुए हैं। ये सामान्यतः पर्यावरण के अनुकूल हैं और पर्यावरण में प्रदूषण नहीं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो हाइड्रो पावर है उसको आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में रखेंगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे बहुत प्राचीन समय से उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है हाइड्रो पावर यूजेज का? बता पाएंगे किसी लिटरेचर में या फिर कहीं भी ऐसे कोई साक्ष्य हमें मिलते हों? सर, राजा भोज के बारे में सर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने राजा भोज के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने रायसेन में एक बांध बनवाया था, मतलब एनर्जी से रिलेटेड। वो सर मुझे आप श्योर हैं वो बांध एनर्जी भी प्रोड्यूस करता था या सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था? सर शायद पानी इकट्ठा करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन से मुझे याद नहीं। अच्छा, आप श्योर नहीं है, ठीक है। आपने रिन्यूएबल एनर्जी का भी नाम लिया, नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? यस सर, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें लगातार नवीकृत किया जा सकता है, मतलब जिनका हम जितना उपयोग कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक वो पुनर्नवीकृत हो रहे हैं वापस। तो ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनकी हम उपयोग अधिक कर रहे हैं और उनका नवीकरण कम मात्रा में हो रहा है, जिनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारे नवाचार हुए हैं, बहुत इनोवेशंस हुए हैं। कुछ बता पाएंगे आप कुछ के नाम? यस सर, जैसे सोलर एनर्जी के लिए हम बात करते हैं तो सोलर पॉन्ड की अवधारणा है, और ओटेक एनर्जी समुद्री ऊर्जा के क्षेत्र में है, सैल ऊर्जा का भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो सर बढ़िया। सोलर पावर से रिलेटेड हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना भी लॉन्च की है। यस सर। बता पाएंगी कौन सी योजना है? यस सर। प्रधानमंत्री सूर्य? यस सर, पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं। रूफटॉप सोलर से आप क्या समझती हैं? यस सर, रूफटॉप सोलर से ऐसा जैसे घरों या कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर जो सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है उन्हें रूफटॉप सोलर कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस बिल्डिंग या उस घर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये ग्रीन जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ये उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग्स होती है जितनी ऊर्जा का वह प्रयोग कर रही है उतना का उत्पादन भी करती है, मतलब उसकी नेट एनर्जी जीरो होती है। ठीक है। अगर हम इंडिया के एनर्जी मिक्स की बात करें, जो अलग अलग स्रोतों से हमारी ऊर्जा पूर्ति होती है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है, अनुमान लगा पाएंगी? हाँ, यस सर, फैक्ट्स पढ़े थे सर, अभी याद नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं। लगभग सर 50% से अधिक हम सर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है। और सर 25 अनुमान लगा पा रही हैं, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसको आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखेंगी या नॉन कन्वेंशनल में रखेंगी? सर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और अगर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में से कैटेगराइज करना हो तो किस में रखा जाएगा? सर नॉन रिन्यूएबल में रखना चाहिए सर, मेरे। श्योर हैं? यस सर। ठीक है। ये बताइए भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? सॉरी, नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एनर्जी मिक्स क्या है? इसमें ज़्यादातर जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो किन स्रोतों से होती है? जीवाश्म या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मध्य प्रदेश में मुख्यतः एनर्जी की आपूर्ति हो रही है सर। ठीक है। जैसा कि नॉर्थ के कई स्टेट्स में, पर्टिकुलरली दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में देखा गया है कि फॉसिल फ्यूल के यूजेज की वजह से पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी सर।
क्या ऐसा कुछ प्रभाव आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है? जी सर, जैसे कि हाँ, मैं जिस पूर्वी मध्य प्रदेश से आती हूँ, यहाँ कोल इंडस्ट्रीज़ या थर्मल पावर पॉइंट डेवलप हुए हैं। यहाँ पे सर पॉल्यूशन लेवल दिखाई देता है। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि सिंगरौली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से था मध्य प्रदेश के। तो सर ऐसा प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, एयर पोल्यूशन के लेवल्स को चेक करने के लिए एक AQI इंडेक्स होता है, क्या होता है ये? सर AQI इंडेक्स में सर गवर्नमेंट ने इसके मापने के लिए बड़े जो शहर हैं वहाँ पे कितना प्रदूषण का लेवल है, इसको जांचने के लिए AQI की अवधारणा शायद 2014 के बाद सर स्टार्ट ठीक है, अगर हम किसी भी शहर का AQI इंडेक्स देखते हैं जी सर। तो प्राइमरी तौर पे हमें किन चीज़ों के बारे में पता चलता है? सर जैसे SO2 गैस और NO2 सर, इन गैसेस के बारे में शायद। पार्टिकुलेट मैटर का नाम सुना है? PM भी उसमें PM कैटेगरी पार्टिकल्स होती के है, बारे में। क्या होते हैं वो? सर PM पार्टिकल्स जब भी किसी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है या तो सर उससे छोटे छोटे कण जो वातावरण में चले जाते हैं उन्हें सर PM पार्टिकल्स कहा जाता है। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। तो सर ये आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, एरोसोल्स का कार्य करते हैं, जिससे सर कई बार स्मॉग की समस्या जैसे दिल्ली में हो रही है PM 2.5 के कारण सर ये वायु प्रदूषण का ठीक है, कारण बनता है। बढ़िया, शुक्रिया। थैंक यू सर। प्रिया, यूनिकॉर्न क्या होता है? यस सर, यूनिकॉर्न कंपनीज का कॉन्सेप्ट ऐसी कंपनी से है शायद जिसकी नेटवर्थ 100 मिलियन से अधिक है या 1 बिलियन से। 100 मिलियन या 1 बिलियन? सर 1 बिलियन। 100 मिलियन 1 बिलियन से कितना कम होता है? और सर 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन होगा। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन होगा। 1 बिलियन होता है पक्का? यस सर। ओके। ये बताएं कि भारत में कितने लगभग यूनिकॉर्न हैं? यस सर, अभी 100 प्लस सर यूनिकॉर्न्स इंडिया में अभी सर 2023 की स्थिति में थे सर। अच्छा, और मध्य प्रदेश में भी हैं यूनिकॉर्न? सर अभी मुझे ऐसी जानकारी ध्यान नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है? सॉरी सर, मैं आपका प्रश्न क्या समझ। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कोई स्टार्टअप पॉलिसी लागू की जा रही है? यस सर, मध्य प्रदेश में भी सर जो देश की स्टार्टअप स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दृष्टिकोण जारी किया गया है जिसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। ठीक है। राष्ट्र के लिए GDP का टारगेट है $5 ट्रिलियन। जी सर। ये टारगेट कब तक हासिल करना है? सर 2030। 2030 तक? नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्या टारगेट है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है, शायद 2035 सर। नहीं, और पहले 2026 तक ही हासिल करना है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, पहले 25 था लेकिन अब 1 साल बढ़ा दिया गया है। ओके सर, ठीक है प्रिया, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए प्रिया। थैंक यू सर। पीछे के इंटरव्यू के अंक तो आपको पता नहीं लगे होंगे। पीछे जो आपने इंटरव्यू दिए हैं जी सर, उसके अंक तो अभी नहीं पता चला। सब पेंडिंग है। फिर भी अंदाजा आपको क्या लगता है? आपने इंटरव्यू दिया, कुछ अनुभव तो होगा, कैसा रहा? और सर पहला इंटरव्यू जो 2020 का हुआ था वो सर काफ़ी अच्छा था। 19 वाला सर कुछ जगह थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं आंसर नहीं कर पाई थी अच्छा। एवरेज रह गया। यस। पहले वाले में क्या सवाल पूछे थे उन्होंने ज़्यादा? पहले वाला सर थोड़ा फैक्चुअल था। अग्रवाल सरनेम पे क्वेश्चंस हुए थे और बॉर्डर वगैरह फैक्ट्स पूछे थे बहुत सारे, तो वो मुझे आ रहे थे और काफ़ी कम टाइम के लिए हुआ था, 10 से 15 मिनट के लिए, तो उसके क्वेश्चंस मुझसे बन गए थे। और जो सेकंड इंटरव्यू मेरा हुआ था शर्मा सर के बोर्ड में हुआ था, उसमें थोड़ा सर मैं कुछ मुद्दों में उलझ गई थी, जैसे राष्ट्र, राज्य और देश, तो सर ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। इसके बाद सर उन्होंने मुझसे ऐसा कौन सा देश है जो राज्य नहीं है, ऐसा कौन सा देश है जो राष्ट्र नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसको मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाई थी। अच्छा, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पे पूछा था? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है, ठीक है। आज आपको उन अनुभवों के संदर्भ में कैसा लग रहा है? कैसा रहा परफॉर्मेंस आपका? सर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर गई थी, मुझे ऐसा लगा। ठीक है। देखिए, हमें लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए ताकि आपको सजेस्ट कर सकें कि और बेहतर कैसे बना सकें। जी सर। तो शुरू से एंट्री आपकी ठीक है, जो शिष्टाचार संबंधित बातें हैं वो सब ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, ड्रेस वगैरह आप ठीक है पहन के जा सकती हैं। चेहरे पे जो भाव प्रबंधन है वो थोड़ा सा आप और खुशनुमा भाव रख सकती हैं। यस सर। कहीं कहीं अनावश्यक रूप से सीरियसनेस लुक में जो आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है। यस।
और ख़ास तौर पे अब जैसे आपने चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से पढ़ाई की है और इत्तेफाक से आपका जन्मदिन नेहरू जी के जन्मदिन से मिलता जुलता है, 14 नवंबर। तो अगर किसी का ध्यान इन सब चीज़ों पे जाता है तो वो नेहरू के ज़माने की विदेश नीति और आज की विदेश नीति की तुलना कर सकते हैं। चूँकि आप 96 में पैदा हुई हैं, उस वक्त जबकि गुजराल डॉक्ट्रिन आया था, तो पंचशील और गुजराल डॉक्ट्रिन दोनों में 5-5 बिंदु हैं, कंपैरिजन हो सकता है। सर मैं इनको नोट डाउन कर लूँ या ऐसा कुछ? हाँ, नोट करिए, वैसे आपको मिलेगा, सीडी भी मिलेगा, लेकिन तो ये सब संभावित है कि कहीं किसी का ध्यान गया तो पूछ सकते हैं। क्योंकि एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में और नेट भी आपने क्लियर किया है, तो सैद्धांतिक सवाल भी पूछ सकते हैं। जी सर। जैसे यहाँ आपसे पूछे गए वो जो कौटिल्य वगैरह के विचार थे, तो आपने बताया, लेकिन और परिमार्जित उत्तर हो सकता था, मतलब और पॉइंटेड हो सकता था। जी सर। तो चूंकि आपके पास वक्त है, 23 अप्रैल को है, 24 अप्रैल को इत्तेफाक से पंचायती दिवस भी है। जी सर। उस दिन 23 अप्रैल को माहौल रहेगा, कहीं उत्सव मनाने की चर्चा चल रही होगी, और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते वो भी पूछ सकते हैं। जी सर। तो इस तरह के जो भी संभावित डोमेन है उसमें आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और छोटी छोटी बातें हम लोगों ने जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण या ग्लोबलाइजेशन पूछा, आपको अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं पता था, हालांकि बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम किसी स्थानीय मुद्दे को अगर उठा दें, जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर इशू का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहता है, यस सर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको उछालता है। सर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए मैं समझ हाँ, तो थोड़ा सहज रहना है। आप तो चूँकि आप अनुभवी हैं, और तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि आपको और असरदार उत्तर दे सकती थी, हालांकि जो आपने उत्तर दिया वो ठीक था। और इधर से भी जो सवाल आपसे पूछे गए उसके जवाब आपने अच्छे दिए। तो हमारा कुल अपना असेसमेंट ये है कि आपकी अभिव्यक्ति ठीक है, आप में गंभीरता दिखती है, शालीनता दिखती है, अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो भी ठीक है, ज्ञान में भी आपकी गहराई भी है, विस्तार भी है, वो सब चीज़ें हैं, ज़्यादातर मकलों पे नज़र आया है, लेकिन कहीं कहीं उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश है। जी सर। अब जैसे मंडला आर्ट के एप्लीकेशन या थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं कि उसको और कैसे हम लोकप्रिय बना सकें, ये सब विषय हैं, आप अपना सोचेंगे। उसी तरह से लिप्पन आर्ट जो है उसको कैसे लोकप्रिय बना सकते हैं, सरकार कुछ कदम उठा भी रही है। जी सर। तो उसमें मसला वही होता है ना कि अगर कोई चीज़ कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, अगर वो बहुत भारी है, मिट्टी का है, तो भंगूर भी है, तो उसको छोटा बना दें, उसके रंग वंग में कुछ इनोवेशन करें। जी सर। कंज्यूमर तक उसकी पहुंच आसान बना दें, अफोर्डेबल भी बना दें। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप विचार कर सकती हैं। जी सर। लेकिन जो आपने कहा, जो जवाब दिया, वो सब संतोषजनक जवाब थे, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। लेकिन चूंकि अब आप तीसरी बार इंटरव्यू देने जा रही हैं, और लोगों को 165 तक नंबर आते हैं 175 में, हमें नहीं पता कि आपको कितने अंक मिले, लेकिन मान लें कि 140, 45, 50 के रेंज में मिला है, तो इसका मतलब 20, 25, 30 नंबर बढ़ाने की गुंजाइश अभी है। यस सर। तो उस दिशा में आप ये सब प्रयास थोड़ा कर सकती हैं। जी सर। ठीक है, कोई और संशय हो या प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर जैसे पिछले इंटरव्यूज़ में मेरी एक प्रॉब्लम थी स्पीड में बोलने का, कि मतलब आप तुरंत उत्तर देती हैं बिना सोचे। स्पीड नहीं है, मुझे लगा कि थोड़ी सी आवाज़ धीमे है, कई बार थोड़ा सा बल डालना पड़ा था, थोड़ा ऊंचा बोल सकती हैं आप। जी सर। स्पीड ठीक है, मतलब स्पीड हम लोग गलत तब मानते हैं जबकि एक ध्वनि का उच्चारण पूर्ण हुआ नहीं और कान तक वो बात पहुंची नहीं, तब तक आपने दूसरे ध्वनि का उच्चारण कर दिया। यस। मतलब एक अक्षर दूसरे अक्षर पे सवार हो रहा है, ये इस गति से आप बोल रही हैं, तो असहज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ठीक है और बात समझ में आ रही है तो कोई हर्ज वाली बात, आवाज़ थोड़ा सा बुलंद कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।